Socialism in Europe and the Russian Revolution. The ages of social change. इससे पहले चैप्टर में हमने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत सारा कुछ आइडियाज़ जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सब पूरे यूरोप को दिया था। ये पूरे यूरोप में ये फैले थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यूरोप का सब लोग बदलाव चाहते थे। ठीक है, कुछ लोग इसमें कंजर्वेटिव्स थे, कुछ लोग लिबरल्स थे, कुछ लोग रेडिकल्स। हम इस लेसन में देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल जो ट्रेडिशंस 19th सेंचुरी में जो था वो इस रेवोल्यूशन का कारण कैसे बना है। लिबरल्स लोग क्या थे, ये चाहते थे सब रिलीजन्स को टॉलरेट करें, क्योंकि उसमें उस समय पे बहुत सारे रिलीजन्स थे। लिबरल्स इंडिविजुअल्स का राइट्स को सेफगार्ड करना चाहते थे। सरकार से हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत आज़ादी मिलना चाहिए, और उन्होंने ये चाहता था एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, लोग द्वारा चुने हुए सरकार हो, और उधर एक अच्छी तरीके का जो पढ़े लिखे लोगों का एक जुडिशियल सिस्टम हो, और वो सरकार की ऑफिशियल्स की अंडर में ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये लोग डेमोक्रेट्स थे। वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वगैरह चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। नाउ रेडिकल्स कौन थे? ये चाहते थे एक मेजॉरिटी लोगों का इच्छा के अनुसार की एक सरकार, और ये लोग वुमेन सफरेज मूवमेंट्स को भी सपोर्ट करते थे। और ये लोग जो प्रिविलेजेस वगैरह जो लैंड ओनर्स है, वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स के, वो उनको मिल रहे थे, उसके खिलाफ थे। लेकिन लिबरल्स वैसे नहीं थे, लेकिन रेडिकल्स इसके खिलाफ थे। कंजर्वेटिव लोग था, ये रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों के खिलाफ थे। ये कोई भी बदलाव नहीं चाहते थे। तो हम देखते हैं उस समय के इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू होता है उससे क्या होता है, आदमी, औरत, बच्चे सब फैक्ट्रीज में जाना शुरू कर देते हैं काम के लिए। तो उस समय का वर्किंग आवर्स बहुत लंबे होते थे, और उधर का वातावरण भी उतना अच्छा नहीं होते थे। बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट था। जब इंडस्ट्रियल गुड्स का जब डिमांड कम होता है तब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते थे। और उस समय के इंडस्ट्रीज ज़्यादातर व्यक्तिगत होते थे, कोई सरकार वगैरह का नहीं होते थे, व्यक्तियों के होते थे। तो व्यक्तियों के होते वक्त क्या प्रॉब्लम ये होता है, उनका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट है। तो वो वर्कर्स की भलाई का कोई नहीं चाहते थे। अब हम देखते थे सोशलिज्म जब यूरोप में आता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो विजन सोसाइटी के बारे में जो विजन था वो था सोशलिज्म। सोशलिज्म वो एक नज़रिया था। सोशलिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। वो मानते थे, सोशलिस्ट लोग मानते थे, समाज की सारे बुराइयों का कारण ही ये इंडिविजुअल या प्राइवेट प्रॉपर्टी है। व्यक्ति कमाने का, जब अपने पैसे कमाने का जब सोचता है तो वो समाज के बारे में नहीं सोचता है। तो एक व्यक्ति का प्रॉपर्टी ओन होता है, वो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देता है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ खुद का वेलफेयर ही है, और उस प्रॉपर्टी बनाने वाला लोग, दैट इज द वर्कर्स, का भलाई का नहीं होता थे। सोशलिज्म को अलग अलग विजन था फ्यूचर के बारे में। वो कोऑपरेटिव्स में विश्वास करते थे। दैट मीन्स कोऑपरेटिव्स लोग मिलके ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के उसका जो इनकम है वो उधर उस इनकम बनाने वाले लोगों में आपस में बांटे। दैट मीन्स द वर्कर्स के बीच में बांटे। इस आइडियाज को देने वाला व्यक्तियों में आता है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। जिन्होंने ये आइडियाज आगे लेके आता है। मार्क्स कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से, कैपिटलिस्ट मीन्स जो ओनर की एक्सप्लॉयटेशन से वर्कर्स को बचा के एक क्रांतिकारी समाज
बनाना चाहते थे, जहां सारे संपत्ति पूरे समाज का हो, और इस तरीके का सामाजिक व्यवस्था को एक कम्युनिस्ट सोसाइटी मानते थे। तो 1870s में पूरे यूरोप में ये आइडियाज फैले थे, और ये सोशलिज्म में विश्वास करने वाले लोग एक इंटरनेशनल संस्थाएं बनाता है जिसको सेकेंड इंटरनेशनल कहता है। लेकिन 1914 तक सोशलिज्म को ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलता है, कोई भी यूरोप में गवर्नमेंट बनाने में वो कामयाबी हासिल नहीं करता है। तो उस समय पे यूरोप का सबसे कम इंडस्ट्रियलिस्ट देश था रशिया। तो रशिया में एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट आता है अक्टूबर रेवोल्यूशन से 1917 में। ये कैसे बनता है, ये कैसे सबसे लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में एक वर्कर्स का सरकार कैसे बनता है। अभी हम देखते हैं 1914 से रशिया कैसे थे। 1940 में रशिया का शासक थे सर निकोलस सेकेंड का एक बहुत बड़ा राज्य था, और उस राज्य में आज की जो फिनलैंड है, लत्विया है, लुथेनिया है, एस्टोनिया है, पोलैंड है, यूक्रेन है, बेलारस है, ये सब इंक्लूड होते थे। तो इतना बड़ा एक राज्य को शासन करते थे। इधर का मेजॉरिटी रिलीजन रशिया की ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस था, और लेकिन इस देश में और भी जाति का लोग होते थे, जैसे कैथलिक्स होते थे, प्रोटेस्टेंट्स होते थे, मुस्लिम्स होते थे, बुद्धिस्ट होते थे। 20th सेंचुरी के शुरुआत में ज़्यादातर लोग उधर एग्रीकल्चरलिस्ट थे। दैट मीन्स 85% पॉपुलेशन उधर का लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे उसका जीवन बिताने के लिए। ये प्रोपोर्शन बाकी यूरोपियन कंट्री के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, फ्रांस में सिर्फ 40% लोग एग्रीकल्चरलिस्ट थे, जर्मनी में करीब 50% होते थे। इंडस्ट्रीज थोड़ा बहुत इधर उधर होते थे, जैसे मेन इंडस्ट्रियल एरिया सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के इलाके में थे। तो ये ज़्यादातर फैक्ट्रीज 1890s के बाद में आए थे, जब रशिया में रेलवे नेटवर्क वगैरह एक्सटेंड हो गया था, उसके बाद में आए थे। तो ज़्यादातर इंडस्ट्री उस समय प्राइवेट लोगों के हाथ में थे। गवर्नमेंट इसको बीच बीच में सुपरवाइज करने के लिए जाते थे, ताकि ये देखने के लिए मिनिमम वेजेस वगैरह दे रहे, ये सब देखने के लिए जाते थे। लेकिन ये कर्मचारी होते थे, कर्मचारियों को आसानी से ब्राइब कर सकते थे, पैसे वगैरह दे के उसको लौटा सकते थे। तो उस समय लोगों के काम उधर छोटे मोटे स्मॉल वर्कशॉप क्राफ्ट यूनिट्स वगैरह में 10 से 12 घंटे तक लोगों को काम करना पड़ते थे। ये वर्कर्स भी अलग अलग समाज में डिवाइडेड थे। कुछ लोगों को अपने गांव से गहरे संबंध होते थे, कुछ लोग परमानेंटली ये शहरों में आके बसे हुए लोग। तो ये वर्कर्स में भी डिवीजन था। तो मेटल वर्कर्स वगैरह होता है, वो अपने आप को इनमें सबसे टॉप मानते थे, ऊंचे लोग मानते थे। और क्योंकि उनकी काम के लिए ज़्यादा स्किल का ज़रूरत होते थे, दैट मीन्स उसको ज़्यादा प्रैक्टिस होने के बाद ही अच्छे मेटल वर्कर बन सकते थे। उस समय के इंडस्ट्री का 31% वुमन लेबर्स होते थे 1914 में, लेकिन इनका सैलरी आदमियों को जो मिलते थे उससे काफ़ी कम होते थे। सो ये वर्कर्स में डिवीजन होने के बावजूद जब कोई स्ट्राइक्स वगैरह करना होता है, हड़ताल वगैरह करते वक्त एक साथ आ जाते थे। कोई वर्कर्स को डिसमिस किया तो एक साथ आके हड़ताल वगैरह करते थे। तो अगर हम ग्रामीण इलाके को देखा तो उधर पेजेंट्स ज़्यादातर लैंड को कल्टीवेट करते थे, लेकिन इनका ओनरशिप उनका नहीं थी। ठीक है, ज़्यादातर ज़मीन नोबल्स का होते थे, जो राजा का होते थे या चर्च का होते थे। और ये वर्कर्स की जैसे पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे। ठीक है, लेकिन कुछ
केसेस को छोड़ दिया तो ये नोबिलिटी को बिल्कुल ही रेस्पेक्ट नहीं करते थे। जिस लैंड का ओनर को ये बिल्कुल ही रेस्पेक्ट नहीं करते थे। एक मानते थे ये नोबल्स को ये ज़मीन वगैरह मिलते हैं, ये सर वगैरह का सेवा करके मिलता है, लोगों की सपोर्ट की वजह से नहीं बनते थे। बाकी अगर आप यूरोपियन कंट्री को देखा तो उधर का जो किसान है वो सब अपने अपने नोबल्स को रेस्पेक्ट करते थे और उनके लिए लड़ते थे। लेकिन रशिया के पेसेंट्स थोड़ा अलग थे, वो चाहते थे नोबल्स का ज़मीन उसको मिले, क्योंकि काम वो करता है इसलिए उनका ज़मीन उनको मिले। और बार बार ये इनको रेंट वगैरह देने के लिए मना करते थे। जब रेंट लेने के लिए जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह आते थे, कभी कभार उसका खून ही कर लेते थे। वैसे ये बिल्कुल ही रेस्पेक्ट नहीं करते थे। इसके अलावा रशियन पेसेंट्स बाकी यूरोपियन पेसेंट्स से दूसरे एक तरीके से अलग थे। वो क्या करते थे, बीच बीच में ज़मीनों को लोगों की ज़रूरत के अनुसार बांट के देते थे। तो एक फैमिली में ज़्यादा मेंबर हो तो उस फैमिली को ज़्यादा ज़मीन देके और उसको, ताकि उसमें से थोड़ा कमाई ज़्यादा मिले, इस तरीके के ये बीच बीच में डिवाइड करते थे, पूलिंग करते थे। सो रशिया का 1914 का राजनीतिक हालात थोड़ा अलग थे। उधर क्या होते थे, 1914 के पहले तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज बनाना मना थे। तो द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी ने 1898 में बनाए थे सोशलिस्ट द्वारा, जिन्होंने मार्क्स की आइडिया से, कार्ल मार्क्स की आइडिया से इंस्पायर्ड था। लेकिन ये एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन था, गैरकानूनी था, ये अंडरग्राउंड से काम करते थे। तो रशिया की सोशलिस्ट लोगों को लगा, क्योंकि ये पेजेंट्स अपने लैंड्स वगैरह बीच बीच में डिवाइड करके लोगों की ज़रूरत के अनुसार बांटने की वजह से ये एक नेचुरल सोशलिस्ट है। तो नेचुरली ये सोशलिज्म में विश्वास करने वाला लोग है। ठीक है, तो ये था उधर का सोशलिस्ट लोगों की आइडिया। तो ये सोशलिज्म में भी अलग अलग सोच रखने वाला थे। व्लादिमीर लेनिन वगैरह का सोच ये था, सोसाइटी जो सर का जो शासन वाला जो सोसाइटी है, ये बहुत बेकार सोसाइटी है। तो इधर का लोगों का सोच भी गलत है, इसलिए सब लोगों को पार्टी में मेंबरशिप नहीं देना चाहिए, उनको एजुकेट करके पार्टी का मेंबरशिप देना चाहिए। लेकिन दूसरा ये सोशलिस्ट लोगों में मेंशेविक्स कहता है, वो मानते थे सब लोगों को पार्टी में एंट्री देना चाहिए, जिसको भी इस विचारधारा से विश्वास करता है उन सबको इंक्लूड करना है। तो अभी हम देखते हैं 1905 का रेवोल्यूशन। सो अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, इवन द बिगिनिंग ऑफ 20th century, सर वाज नॉट सब्जेक्टेड टू ए पार्लियामेंट। तो यूरोप की दूसरे कंट्रीज में क्या होते थे, एक पार्लियामेंट होते थे, राजा के अंडर में एक पार्लियामेंट होते थे। तो ये पार्लियामेंट की जरिए शासन चलते थे। राजा हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, लेकिन उधर एक पार्लियामेंट तो होते थे। लेकिन रशिया में वैसे नहीं था। ठीक है, सो लेकिन ये आप अगर देखा तो 1904 एक बुरे साल था रशियन वर्कर्स के लिए, क्योंकि जरूरी सामान की रेट बढ़ गया। तो इस हिसाब से देखा तो जो लोगों को जो सैलरी मिल रहे थे, सैलरी मिलने के जो पैसे से उनका जरूरी सामान खरीदने में भी दिक्कत होते थे। तो इस समय पे करीब उधर का एक वर्कर्स का एक यूनियन था, द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। उसकी 4 मेंबर्स को डिसमिस किया जाता है। एक आयरन वर्क्स कंपनी, पुटिलोव आयरन वर्क्स कंपनी से उसको डिसमिस किया जाता है। और उसके अगले कुछ दिनों में वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक पे जाता है और वो कहता है इनको वापस ले लें, और इसके अलावा वर्किंग आवर्स 8 घंटे बनाए और वेजेस इम्प्रूव करें। सो उसका नेतृत्व किए थे एक फादर गेपन कहता है। इन्होंने विंटर पैलेस जहाँ राजा रहता है उधर ये प्रोसेशन लेके या जुलूस निकाल के उधर जाता है, तब उस लोगों के ऊपर अटैक करता है पुलिस और कोसैक। कोसैक एक सेमी आर्मी है
और करीब 100 वर्कर्स इसमें मर जाते हैं, करीब 300 लोग चोटिल हो जाते हैं। और इस इंसिडेंट को ब्लेडी संडे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक संडे का दिन था। इससे एक घटनाएं शुरू हो जाते हैं, बहुत सारा घटना शुरू हो जाता है। इन सारे घटनाओं को मिला के हम 1905 रेवोल्यूशन कहता है। तो 1905 रेवोल्यूशन में होते वक्त आखिर में राजा एक पार्लियामेंट बनाने के लाके चर्चा करता है, चर्चा करके एक पार्लियामेंट बनाने के तैयार हो जाते हैं। दैट मीन्स ड्यूमा इज अ पार्लियामेंट ऑफ रशिया। तो ये बना लेते, लेकिन सर क्या होते थे, अब तक कोई भी पार्लियामेंट के उसके नीचे कोई भी पार्लियामेंट नहीं होने की वजह से वो क्या होता था, इसका इनकी अधिकारों में इनका दखल उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए इन्होंने पहला ड्यूमा को 75 डेज के अंदर ही डिसमिस किया जाता है। दोबारा इलेक्शन होता है 3 महीने के अंदर, और ये बार बार इसको चेंज किए जाते थे। और वोटिंग इन्होंने चेंज किया उसकी। और थर्ड ड्यूमा में पूरी तरह कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, कंजर्वेटिव्स मीन्स राजा के अधिकारों को सपोर्ट करने वालों की से भर दिए जाते थे। लिबरल्स और रेवोल्यूशनरी लोगों को उस ड्यूमा से दूर रहता है। तो इस समय पे पहला विश्व युद्ध होता है। तो ये दो यूरोपियन पावर अलाइज के बीच में था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की एक साइड में, उसको सेंट्रल पावर कहता है, और दूसरे साइड में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया था। ये तीनों था दूसरे साइड। और इन तीनों को, ये सारे राज्यों को कॉलोनीज था, पूरे दुनिया में कॉलोनीज था। तो इसीलिए यूरोप और यूरोपियन राज्यों की कॉलोनियों में ये युद्ध लड़ा गया। इसलिए इसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। तो शुरुआत में इस युद्ध में लोग बहुत आकर्षित थे और सर निकोलस सेकंड को सब लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ता है तो ड्यूमा से वो चर्चा ही नहीं करते थे, और इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट इसको धीरे धीरे निकल जाता है। उस समय पे जर्मनी के खिलाफ लोगों में नाराजगी भी था, क्योंकि जर्मनी इसके रशिया के ऑपोजिट में लड़ रहे थे और इतना जर्मनी से नफरत करते थे। सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम है, इसका नाम ही चेंज करके पेट्रोगार्ड करता है। और उस समय पे सर की वाइफ जरीना, सर राजा को कहता है, जरीना रानी को कहता है। जरीना का नाम था अलेक्जेंडर। ये एक जर्मन औरत थी। इसके अलावा इसको एक एडवाइस देने के लिए एक मंक होते थे जिसका नाम है रस्पुटिन। ये बहुत ही अनपॉपुलर था। ये जरीना के ऊपर इसका बहुत गहरा असर था, क्योंकि इनकी फैमिली में इसके डिसीजन में, सर की डिसीजन में, सब में ये दखल करते थे। इसलिए इसको लोग नापसंद करते थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो हिस्सों से ये लड़ाई करता है, एक ईस्टर्न साइड से और वेस्टर्न साइड से। वेस्ट में क्या होता था, ट्रेंचेस के अंदर रह के लोग लड़ते थे, इसलिए ज़्यादा कैजुअलिटीज नहीं होते थे। ईस्ट में क्या होता था, खुले जगह पे ये था, युद्ध किया था, तो इसलिए ये काफ़ी आगे बढ़ते वक्त बहुत सारे लोग मरता है। तो ये हार से लोग बहुत परेशान होता है। तो रशियन आर्मी जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच के युद्ध में 1914 और 16 के बीच में काफ़ी हार झेलना पड़ता है। करीब 7 मिलियन कैजुअलिटीज होता है 1917 तक। जैसे जैसे रशियन आर्मी हार के वापस आते वक्त वो क्या करते थे, जो किसानों की ज़मीनों को में जितने भी फसल है इन सबको काट के उनकी बिल्डिंग्स वगैरह को तोड़ के आते थे। इसीलिए करता है ताकि जो एनिमी आके इस जगह को कब्जा करके उधर का राशन लेने के लिए इनकी जो खेती का क्रॉप्स को इस्तेमाल ना करें, इसके लिए वो ऐसे करते थे। लेकिन इससे क्या होता है, किसान को बहुत परेशानी हो गया। करीब 3 मिलियन रेफ्यूजीज रशिया में हो गया, और ये सब की वजह से सर को लोग नफरत करना शुरू कर दिया। सोल्जर्स भी युद्ध करना नहीं चाहते थे, हारने वाला युद्ध कोई भी
लड़ना नहीं चाहते थे। तो 1916 होते होते पूरा रेलवे लाइंस ब्रेक डाउन हो गया। जितने भी एबल बॉडी लोग जो फैक्ट्रियों में काम करते थे उन सबको आर्मी में दाखिला ले लिए थे। इसकी वजह से लेबर का शॉर्टेज होते थे, स्मॉल वर्कशॉप है ये सब बंद हो गया। ग्रेन्स वगैरह ज़्यादातर हिस्से जो ग्रेन्स जितने भी उत्पन्न होते थे वो सब आर्मी को खिलाने के लिए बेच दिए जाते थे। और सिटी में रहने वाले लोगों के लिए ब्रेड है, फ्लावर जो आटा है, ये सब का स्केसिटी हो गया। सो बहुत ज़्यादा जगह पे दंगे हो जाते हैं। 1960s में ब्रेड शॉप के ऊपर लोग लंबे क्यू में रह के, लोगों को सामान नहीं मिलता, वो तोड़ फोड़ वगैरह कर लेते थे। नाउ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। सो 1970 का विंटर, जो पेट्रोग्राड कैपिटल था उस समय रशिया की, उधर का हालात बहुत बुरे थे। ठीक है, तो ये सेंट पीटर्सबर्ग की बीचों बीचों से एक नदी जाते थे, जिस नदी का नाम है नेवा नदी। लेफ्ट साइड में अमीर लोगों के इलाके होते थे, विंटर पैलेस होते थे, जहाँ राजा रहते थे, जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स होते थे, और ड्यूमा वगैरह उधर ही होते थे। और उसकी राइट साइड में होते थे जो वर्कर्स वगैरह के इलाके। तो 1917 के फरवरी में फूड शॉर्टेज होता है और ये वर्कर्स के इलाके में ज़्यादा इसका महसूस होता था। विंटर उस समय बहुत ही कड़े विंटर था, फ्रोस्ट था, हेवी स्नोफॉल था। तो 22 फरवरी को एक लॉकआउट होता है। राइट ये नेवा नदी के राइट हैंड साइड का इलाके में एक फैक्ट्री बंद हो जाता है। अगले दिन करीब 50 वर्कर्स होता है, जो 50 फैक्ट्रीज का वर्कर्स एक स्ट्राइक घोषित करता है वो फैक्ट्री बंद होने की के लिए। तो इस समय आर्मी को बुला लेते हैं, कैवलरी पुलिस को बुला लेते हैं। तो 25 फरवरी को गवर्नमेंट ड्यूमा का सस्पेंड करता है और कहता है ये वर्कर्स के ऊपर गोली चलाने के लिए। ठीक है, तो कैवलरी मना कर लेते हैं, आर्मी मना कर लेते हैं, हम गोली नहीं चलाएंगे। उस समय शाम होते होते सोल्जर्स भी स्ट्राइक करना शुरू करते हैं और ये सारे मिलके सोवियत फॉर्म करता है। सोवियत का मतलब होता है काउंसिल। वो सब उसी बिल्डिंग में मीटिंग बुलाता है जहां ड्यूमा होता है। इसको हम कहता है पेट्रोग्राड सोवियत। अगले दिन ये डेलीगेशन, इनमें से ये कुछ लोगों ने चुन के सर से मिलने जाता है और उस समय मिलिट्री कमांडर सर को कहता है आप ये काम करो, आप गद्दी छोड़ दो। तो डर के मारे सर अपना गद्दी छोड़ता है 2 मार्च को। सोवियत लीडर्स और ल्यूमर लीडर्स एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाता है। दैट मीन्स कोई भी देश में एक सरकार होना चाहिए, राजा घट गया तो उसकी जगह पे एक टेम्पररी सरकार बनाता है देश को चलाने के लिए। और उन्होंने रशिया की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ये पेट्रोग्राड रेवोल्यूशन को हम फ्रेंच फरवरी रेवोल्यूशन कहते हैं। ये उधर का मोनार्की को ख़त्म करता है फरवरी 1917 में। तो फरवरी के बाद क्या होता है? आर्मी ऑफिशियल्स, लैंडलॉर्ड्स, इंडस्ट्रियलिस्ट था इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मेन मेंबर्स, मेन लोग यही लोग था, ये लोग शासन करते थे। लेकिन इसमें लिबरल्स और सोशलिस्ट को इंक्लूड नहीं किए थे। उन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए कोशिश करता है। तो उस समय पे उसके अगले महीने जैसे अप्रैल 1917 को बोल्शेविक लीडर जो व्लादिमीर लेनिन ये रशिया वापस आता है, क्योंकि इसको देश से निकाल दिए थे सर ने, तो वो वापस रशिया में आता है। तो ये बोल्शेविक जो सोशलिस्ट में 2 ग्रुप है, एक है बोल्शेविक्स, दूसरा है मेंशेविक्स। तो बोल्शेविक चाहते थे ओनली ट्रेंड लोगों को ही पार्टी में दाखिला देना है, मेंशेविक सब लोगों को इंक्लूड करने के लिए
पक्ष में था। तो ये बोल्शेविक के नेता है। तो ये 1914 में ये जब युद्ध हुआ था, इन्होंने उसको अपोज किए थे। बोल्शेविक ने कहा था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाना कोई अच्छा बात नहीं है, लेकिन उस समय पे लोग सब सपोर्ट किए थे सर को। तो इनको अभी लगा अभी सही समय आ गया, सोवियत लोगों को सत्ता हथियाना चाहिए, दैट मीन्स अपने हाथ में लेना चाहिए। तो इन्होंने कहा वार को बंद कर लो, जमीन जितने भी जमीन है वो किसानों को बांट दो, जितने भी बैंक्स है वो सरकारी में कन्वर्ट कर लो, जितने भी उस समय पे प्राइवेट बैंक्स ही होते थे वो सारे बैंक्स को सरकार अपने हाथ में ले लो। इन 3 डिमांड्स को हम कहते हैं लेनिन्स अप्रैल थीसिस। तो लेनिन का अप्रैल थीसिस क्या होता है? दैट मीन्स वार खत्म कर लो, दैट मीन्स द वार वी ब्रॉट टू क्लोज, लैंड बी ट्रांसफर टू पेजेंट्स, बैंक बी नेशनलाइज्ड। ये था इसका अप्रैल थीसिस। सो ये बोल्शेविक लोगों ने जुलाई होते होते पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह किया था, लेकिन इसको बहुत सख्ती से प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको रोक दिया जाता है और बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स को भागना पड़ा, हाइडिंग में जाना पड़ा। तो इस समय पे कंट्री साइड में जो किसान है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स है, इन्होंने जमीन को बंटवारे का मांग किया और उसके लिए ये कमेटी वगैरह बनाया। तो ये सोशल रेवोल्यूशनरीज पेजेंट्स सोशल रेवोल्यूशनरी से सपोर्ट मिलने से किसान बहुत जोश में आ जाते। इन्होंने जुलाई से सितंबर 1917 के बीच में सारे ज़मीनों को जब्त कर लेता है। लोग बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स का ज़मीन वगैरह वो खींच लिए जाते। तो 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन पेट्रोग्राड सोवियत को और बोल्शेविक पार्टी को मना लिए जाते हैं, हम सोशलिस्ट तरीके से पावर हासिल करेंगे। तो इसके लिए एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी फॉर्म करता है और उसका नेतृत्व लियोन ट्रोट्स्की को दिया जाता है। तो ये अपराइजिंग शुरू होता है अक्टूबर में ये रेवोल्यूशन शुरू होता है और उसमें लड़ाई होता है। आखिर में दिसंबर तक बोल्शेविक मॉस्को और पेट्रोग्राड एरिया के उनके अंडर में आ जाता है। What changed after October? The Bolsheviks were totally opposed to private property. बोल्शेविक लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे, इसलिए ज़्यादातर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया नवंबर 1917 तक। इसका मतलब क्या होता है? बैंक का ओनरशिप और उसको मैनेज करने का जिम्मेदारी सरकार के हाथ में आ गया। उसके बाद लैंड को सोशल प्रॉपर्टी घोषित किया गया और पेसेंट्स को नोबल्स की ज़मीनों को सीज करने का अधिकार दे दिया गया, जब्त करने का अधिकार दे दिया गया। शहरों में भी बोल्शेविक ने नए तरीका अपनाया। बड़े बड़े घर जिसमें बड़े आलीशान बंगला वगैरह है, उसको लोगों की ज़रूरत के अनुसार बांट के दे दिया गया। और पहले जो एरिस्टोक्रेट लोग अलग अलग टाइटल्स रखते थे अपने नाम के आगे, उसको हटा दिया गया। और जो ऑल रशियन कांग्रेस है, जो सोवियट्स का जो कांग्रेस था, जो ग्रुप था, उसको सोवियत के ग्रुप को जैसे जो काउंसिल्स होते थे शहरों गाँव में, उन सबको मिला के पार्लियामेंट बना लिया गया। उसको देश का पार्लियामेंट बना लिया और अभी रशिया एक वन पार्टी स्टेट बनता है। तो सीक्रेट पुलिस जैसे चेका फर्स्ट, बाद में उसको OGPU और NKVD बना लिया गया। वो सरकार को जो भी लोग, सरकार बोल्शेविक लोगों को जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को पकड़ के उसको पनिश करने का जिम्मेदारी इस सीक्रेट पुलिस का था। ये जासूसी करके उसको पकड़ते थे। जो जब बोल्शेविक लोगों ने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दे दिया, रशिया की आर्मी धीरे धीरे टूटना शुरू कर दिया।
रशिया की आर्मी में काफ़ी सारे पीजेंट्स लोग होते थे। वो लोग सब अपने अपने गांवों की तरफ चला गया और इस समय पे जो नॉन बोल्शेविक जो सोशलिस्ट लोग हैं, जो बोल्शेविक नहीं थे, इस तरीके का जो सोशलिस्ट लोग हैं, लिबरल्स हैं और जो ऑटोक्रेसी, जो कंजर्वेटिव लोग हैं, ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ये सब बोल्शेविक की अपरेसिंग को कंडेम किया और इनको मदद करते थे जो फ्रेंच, अमेरिकन्स, ब्रिटेन और जापानीज लोग, क्योंकि उनको कोई सोशलिज्म दुनिया में आना पसंद नहीं था। ये सब कैपिटलिस्ट कंट्रीज था। ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज, पूंजीवादी कंट्रीज समाजवादी व्यवस्था को चाहते नहीं थे। तो जैसे ट्रूप्स बोल्शेविक आपस में लड़ाई किया, सिविल वार हो गया, दैट मीन गृह युद्ध होता है, लूटिंग हो जाता है, बैंडिटरी होता है, ये सब हो जाता है और सब जगह पे फैमिन होता है। उस समय पे बहुत अकाल पड़ जाता है। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करने वाला जो वाइट लोग हैं, उन लोगों ने पीजेंट्स के खिलाफ बहुत कड़े कदम उठाए। जो ये गृह युद्ध हो गया तो क्या किया, जो ये कंजर्वेटिव लोग वगैरह जिन्होंने भी उनकी ज़मीन को हथिया लिए थे, उनके खिलाफ बहुत कड़े कदम उठाए थे। और इसकी वजह से क्या हुआ, ये लोग पेजेंट्स को पनिश किए थे। इसकी वजह से पेजेंट्स के अंदर इनके खिलाफ नफरत हो गया और धीरे धीरे जो नॉन बोल्शेविक लोगों का जो सपोर्ट धीरे धीरे कम होता गया। जनवरी 1920 तक बोल्शेविक अभी पूरे रशिया की ज़्यादातर हिस्से, जैसे रशिया के जो सर के ज़माने में जो एम्पायर था, उस ज़माने का उतना एम्पायर का ज़्यादातर हिस्से अभी बोल्शेविक के हाथों में आता है। ये उनको ये जीत हासिल करने का मेन कारण क्या था, सिर्फ रशियन लोगों की वजह से नहीं था। नॉन रशियन लोग, जो रशियन एम्पायर के अलग अलग हिस्से में नॉन रशियन लोग भी रहते थे, जैसे मुस्लिम जेडारिस्ट और बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट किए थे। तो सिविल वार के समय पे बोल्शेविक इंडस्ट्रीज को चलाए थे, बैंक्स को नेशनलाइज किए थे और पीजेंट्स को अपने ज़मीनों को कल्टीवेट करने का इजाज़त भी दे दिए थे, लेकिन सोशलिस्ट तरीके से। बोल्शेविक यूज्ड कॉन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी। तो जितने भी ज़मीन जब्त किए थे बोल्शेविक ने, उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाने के लिए इस्तेमाल किया था, कैसे कलेक्टिव वर्क कैसे कितने फ़ायदेमंद हो सकता है। तो एक सेंट्रलाइज प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया, जिसको और भी कंट्रीज में बाद में अपनाए थे, जिसको हम 5 ईयर प्लान्स कहते हैं, जो इंडिया में भी अपनाए थे इसको 5 ईयर प्लान। 5 साल के लिए सरकार कौन कौन सी फील्ड को ध्यान देंगे ताकि उस इलाके विकसित हो जा सके। तो सरकार ने सारे ग्रेन्स सबका प्राइस को फिक्स कर दिया गया। तो पहला 2 5 ईयर प्लान्स में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इम्पोर्टेंस किया। तो एक सेंट्रलाइज प्लानिंग की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ 1927 से 32 और 33 से 38 के बीच में। ये 2 5 ईयर प्लान्स हुए थे। इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। तो लेकिन ये रैपिड कंस्ट्रक्शंस की वजह से क्या होते थे, बहुत तेज़ी से विकास होने की वजह से वर्किंग कंडीशन उतना अच्छा नहीं थे। तो स्टील प्लांट्स वगैरह बहुत जल्दी ये बनाते थे, लेकिन वो उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर नहीं पाए थे, इसीलिए बहुत बार इस इंडस्ट्री वगैरह लॉकडाउन हो जाते थे, क्योंकि ख़राब हो जाते थे मशीनरीज वगैरह, क्योंकि ये बहुत जल्दबाजी में किए हुए कदम होने की वजह से। अभी हम देखते हैं तो उसके बाद स्टालिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन। तो the period of early planned economy was linked to the disaster of collectivization of agriculture। जो
शुरुआत में जो प्लान्ड इकोनॉमी जो किए थे, उससे कलेक्टिवाइजेशन का शुरुआती जो फ़ायदा बाद में नहीं मिला, उसमें डिज़ास्टर हुए थे। By 1927-28, the towns in Soviet Russia was facing an acute problem of grain supplies. तो 1927 और 28 हो गया तो रशिया के टाउनों में ग्रेन सप्लाई की कमी आ गया, क्योंकि उसका कारण क्या था, गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किए थे और पेजेंट्स को उसी रेट में उसको बेचना पड़ते थे और किसान इसके लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, तो उस समय पे लेनिन के बाद स्टालिन गद्दी पे आता है। इन्होंने कुछ इमरजेंसी मेजर्स अपनाता है। इसका लगा ये रिच पेजेंट्स और ट्रेडर्स जो कंट्री साइड में है, जो ग्रामीण इलाके में है, ये लोग होल्ड कर रहे माल को, मार्केट में आने से रोक रहे। उनको उम्मीद था प्राइस बढ़ जाएगा और उस समय पे उसको भेजेंगे, इनको लगा, ऐसे लगा। तो in 1928, party members toured the grain producing area, supervising, enforcing grain collection and raiding kulaks. तो 1928 में पार्टी का मेंबर को जहाँ भी इसकी ग्रेन प्रोडक्शन होता है उस एरिया में उनको भेज दिया गया और उन्होंने जाके जो कुलैक्स, तो कुलैक्स होता है जो अमीर किसानों को कहता है, उनकी इलाके को रेड किया। इसके बावजूद शॉर्टेज कंटिन्यू किया। तो द डिसीजन वाज टेकन टू कलेक्टिवाइज द फार्मिंग। तो उसके बाद में क्या किया, फार्मिंग को कलेक्टिवाइज करने का स्टेप ले लेता है स्टालिन। और उन्होंने कहा ग्रेन प्रोडक्शन कम होने का कारण क्या होता है, लोगों के पास में छोटे छोटे जो फार्म्स होता है उसमें से प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर वो प्रॉफिटेबली खेती करना हो तो कलेक्टिवाइज करना है, छोटी लैंड होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। तो 1917 के बाद में जो किसानों को जो ज़मीन दे दिए गए थे और दी स्मॉल साइज पेसेंट फार्म कुड नॉट बी मॉडर्नाइज, ये छोटे मोटे जो फार्म्स है उसको मॉडर्नाइज करना बहुत मुश्किल था। तो नए तरीके का मॉडर्न फार्म्स बनाने के लिए, उसको इंडस्ट्री की तरह करने के लिए मशीनरी वगैरह यूज़ करना पड़ेगा और उसके लिए ज़रूरी था ये कुलैक्स को हटाना है और उसको ज़मीन ले लेना और उसके बाद किसानों की ज़मीन ले लेना और उस सबको सरकार नियंत्रित बड़े फार्म्स में कन्वर्ट करना। ये था स्टालिन की प्लान। तो इसके बाद में स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम कड़ाई से लागू करता है। 1929 में पार्टी ने सारे किसानों को फोर्स किया कलेक्टिव फार्मिंग करने के लिए और जो ज़्यादातर ज़मीन, इम्प्लीमेंट्स, ये सब कलेक्टिव फार्म की ओनरशिप में कन्वर्ट करता है। किसान खेतों में काम करता है और उसकी प्रॉफिट सब किसानों में बराबर में बांटते थे। तो ये किसानों को उतना पसंद नहीं आए थे, तो इन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है और इन्होंने 1929 से 1931 के बीच में इन्होंने अपने अपने लाइव स्टॉक को भी मार दिए जाते हैं नाराज़गी से। तो कलेक्टिवाइजेशन को रेजिस्ट करने वालों को स्टालिन ने कड़े पनिशमेंट दिए, कुछ लोगों को देश से बाहर निकाल दिया गया। तो किसान ने कहा था वो कलेक्टिवाइजेशन को अपोज करने का कारण क्या था, ये सोशलिज्म के खिलाफ होने की वजह से नहीं था, वो ये नहीं चाहते थे कलेक्टिव फार्म में काम करना, उसके लिए अलग अलग कारण उनके पास था। ये सब देखने के बाद स्टालिन ने आखिर में कुछ इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन करने का इजाज़त दे दिया गया, लेकिन उनके साथ कोई भी रहम नहीं बरताया गया, उनको कोई भी छूट नहीं दिए थे, उनके साथ अनसिंपैथेटिकली उन्होंने व्यवहार किए थे। यह कलेक्टिवाइजेशन होने के बावजूद इंक्रीज नहीं हुआ कोई प्रोडक्शन में। तो 1930-33 के समय पे बहुत बैड हार्वेस्ट होते थे। वो सोवियत हिस्ट्री का सबसे बड़ा फैमिन हुए थे उस समय पे, करीब 4 मिलियन लोग उसमें मर जाते थे।
तो बहुत सारे पार्टी के अंदर के लोग भी इसको क्रिटिसाइज किया। तो कलेक्टिवाइजेशन और प्लान्ड इकोनॉमी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहे, ऐसे कहना शुरू कर दिया। तो स्टालिन और उसकी दोस्त इसको सोशलिज्म के खिलाफ ये प्लान कर रहे, ये कह के बहुत सारे लोगों को पनिश किया था। तो 1939 तक करीब 2 मिलियन लोगों को प्रिजन में भेज दिया था, और इनमें से बहुत सारे लोग टैलेंटेड लोग थे, प्रोफेशनल लोग थे, लेकिन इनको उन्होंने जेल में डाल के पनिश किए थे, या कुछ लोगों को देश से बाहर भी निकाल दिए थे। तो अभी हम देखते हैं ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड यूएसएसआर। रशियन रेवोल्यूशन और यूएसएसआर का पूरे दुनिया में क्या असर था। तो सोशलिस्ट पार्टीज यूरोप में, आपको पता है रशिया से पहले ही यूरोप में हुए थे, वो लोग बोल्शेविक की पावर जो हासिल करने का तरीके को सब लोग सपोर्ट नहीं किए थे, लेकिन इन लोगों को लगा हमारे इधर भी लोगों को, वर्कर्स का एक सरकार बना सकता है, और ये लोग कम्युनिस्ट पार्टीज बनाए थे ग्रेट ब्रिटेन में और भी यूरोपियन कंट्रीज में इसको बनाए थे। यूरोप आपको बहुत सारे लोगों को इससे यूएसएसआर के जो तरीके से अट्रैक्ट भी हुए थे। इसके बावजूद 1950s होते होते यूएसएसआर तो बहुत डेवलप किए थे, लेकिन बाहर के लोगों को लगा सब कुछ ठीक नहीं है यूएसएसआर के अंदर। तो और लेकिन ये एक बैकवर्ड कंट्री था रशिया, लेकिन वो एक दुनिया का सुपर पावर बन गए थे तब तक के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर में से एक था यूएसए और यूएसएसआर। इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर सब डेवलप हुआ, लेकिन गरीब लोगों को खाने को मिल रहे थे, गरीबी कम हो गए थे, लेकिन आम लोगों की ज़रूरी फ्रीडम्स ये सोशलिस्ट व्यवस्था में नहीं मिलते थे, क्योंकि उनको एक तय सरकार तय करने वाले तरीके से जीना पड़ते थे। तो 20th सेंचुरी के एंड तक यूएसएसआर की सोशलिस्ट कंट्री के तौर पे जो रेप्यूटेशन है वो ख़त्म होता है। लेकिन लोग सोशलिज्म को रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन यूएसएसआर जो तरीका अपनाते थे उसके लोग उतना सपोर्ट नहीं करते थे, और सोशलिज्म को लोग पसंद करने की वजह से सब देश अपने अपने देश की कल्चर के अनुसार इसको इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, दैट्स ऑल। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल and share it to your friends. Thank you.